Hello students of batch 2015-18 of बिनोवा यूनिवर्सिटी हजारीबाग। दोस्तों, मुझे पता है कि आप पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, पुरजोर एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच मैं आपको हेल्प करने के लिए केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है उसे लेकर आया हूं। आप सभी को, आप में से बहुतों को केमिस्ट्री जीई का एग्जाम देना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे दिए गए सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मेरा दावा है कि आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए निकलेंगे। मैं हर सेमेस्टर पर 2-4 वीडियो बनाऊंगा ताकि हर क्वेश्चन को, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा सके। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी जरूरत है शेयर करने की। मैं शेयर करने की बात क्यों कह रहा हूं? मैं शेयर करने की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपका ही बंधु, आपका ही दोस्त कहीं और एग्जाम की तैयारी में बैठा हुआ है, उसको भी मदद मिल सके, उसको भी सही डायरेक्शन मिल सके। इसलिए दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आपके बीच आया हूं। एक बात और बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री जी का जो क्वेश्चन रहेगा, वो उसमें कुल 8 क्वेश्चन रहेगा। उस 8 प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। इसे ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन 1 में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, या हो सकता है क्वेश्चन 1 में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे। यदि 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मार्क्स 1 रहेगा। यदि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मार्क्स 1.5 रहेगा। 1.5 नंबर का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। बाकी जो 2 नंबर से 8 नंबर तक का क्वेश्चन है वो भी ए बी सी भाग में स्प्लिट रह सकता है, जनरली रहता ही है। तो आपको जिस क्वेश्चन को टच करना है, कोशिश करना है कि उसको जितने भाग में स्प्लिट किया गया है सबको बना करके ही आप आए। यदि ए नंबर आप बना पाते हैं, बी नंबर नहीं बना पाते हैं, तो कोशिश करें उसको छोड़ दें, दूसरे नंबर क्वेश्चन में चले जाएं। बहुत क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन इनफ होता है किसी 4 क्वेश्चन को लिखने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं जो ये क्वेश्चन पैटर्न की बात कर रहा हूं वो प्रीवियस क्वेश्चन को देख करके ही बात कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि इस बार कोई नया पैटर्न से क्वेश्चन आ जाए, बट संभवतः ऐसा नहीं होगा। जो पुराना पैटर्न है, क्वेश्चन उसी पैटर्न पर ही आना चाहिए। क्वेश्चन, द एटम विथ ए नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल इज। नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल बोला मतलब हमको देखना पड़ेगा कि एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, क्या है। तो ये कहाँ से पता चलेगा? ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पता चलेगा। आइए पता करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। लास्ट में एस ऑर्बिटल आ रहा है जो एक्चुअली स्फेरिकल होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2। यहाँ भी क्या आ रहा है? लास्ट में एस आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉन स्फेरिकल। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम कितना होता है? हीलियम का 2 होता है, 2 होता है। क्या होगा? 1s2। इसका मतलब यहाँ भी लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। लास्ट है बोरॉन। बोरॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p1। लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? पी आ रहा है, और पी का शेप कुछ इस तरह होता है। ये स्फेरिकल है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा ये वाला। जबकि एस ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है। देखो ये स्फेरिकल है, ये एस है, ये पी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज शोन बाय CH3 CH2 CH2 Cl इज। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है,
यही इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि ये भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन के आंसर इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, इसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन है कि वो तो अल्किन होना चाहिए। नंबर 2, अल्किन होने के बाद या तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए या इजेड आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए। तो हम लोग पता करते हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 मेरा प्रोपिन है। प्रोपिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब थोड़ा सा इसका हम लोग आइसोमेरिज्म इसका चेक करते हैं। हम लोग इसका आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए क्या होगा, अराउंड द डबल बॉन्ड हम लोग चेक करते हैं। अराउंड द डबल बॉन्ड मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है। इस कार्बन के एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के एक तरफ H है, एक तरफ H है। बी नंबर ब्यूट वन इन कुछ इस तरह से होगा, CH3 4 कार्बन है, 4 कार्बन लगा दिए। ब्यूट वन में डबल बॉन्ड है, ब्यूट वन में डबल बॉन्ड है, वन में डबल बॉन्ड लगा दिए। 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड हुआ तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड हो गया तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हर कार्बन के पास 4 बॉन्डेड एटम होना, 4 बॉन्ड होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो अब देखते हैं, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड। इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, ऐसा हो गया। अब इसका हम लोग इस तरह का सेटिंग करते हैं। तो हो गया, ये एलोंग डबल बॉन्ड करना है हमको, C डबल बॉन्ड C, इधर एक H इस कार्बन में और इधर 2 H इस कार्बन में, 2 H इस कार्बन में, इधर एक H है और इधर क्या है CH2 CH3 CH2 CH3। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में है ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन मतलब क्या, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 नंबर डबल बॉन्ड है, 2 नंबर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या होगा तब, 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसको सेटिंग करते हैं इस तरह से। तो ये वाला मेरा अलोंग द डबल बॉन्ड है, तो ये C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 लगा दिए, इधर H लगा दिए, इधर H लगा दिए, इधर CH3 लगा दिए। तो ये कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। इसलिए शो नहीं करता है कि 3 बॉन्डेड एटम यहाँ पर सेम हो गया अलोंग द डबल बॉन्ड। इसको हम लोग अलोंग द डबल बॉन्ड बोलते हैं। यहां भी वही कंडीशन आ रहा है, 3 सेम हो जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि 2 बॉन्डेड एटम या ग्रुप सेम हो रहा है या डिफरेंट हो रहा है। तो जब 2 बॉन्डेड एटम या ग्रुप सेम साइड में रहेगा, ये वाला हम लोग को देखना है, इसके उधर एक साइड, इसके इधर एक साइड। तो जो जब 2 सेम बॉन्डेड एटम या ग्रुप एक साइड में रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सीस, और जब अपोजिट साइड में रहता तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। देख रहे हैं 2 CH3 सेम साइड में, 2 H सेम साइड में है। इसका मतलब यही मेरा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। और फिलहाल ये वाला क्या है, मेरा सिस आइसोमर है। क्या है, सिस आइसोमर है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ये C नंबर होगा। नेक्स्ट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेंस कितना % s करेक्टर, ये डैश दिया है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना % s करेक्टर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेंस डैश s करेक्टर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना % s करेक्टर रखता है। sp2 है, ध्यान देना है क्या है, sp2। ये टोटल इक्वल टू 100 है, टोटल इक्वल टू 100। तो हम क्या देख रहे हैं कि S एक पार्ट है, P 2 पार्ट है, तो टोटल 3 पार्ट है। तो हमको 3 पार्ट 100 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है।
100 को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो करीब 33.3% आ रहा है। क्या आ रहा है? एक पार्ट क्या है मेरा? एस है। तो इसका मतलब एस का कितना परसेंट है? 33.3% है। 33.3% कहाँ है? यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? टी होगा। यही क्वेश्चन यदि पूछता कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कितना परसेंट पी कैरेक्टर है, तो क्या होगा? पी दो पार्ट है तो 33.3 इंटू 2 हो जाता, तो करीब करीब ये 66% के आसपास हो जाता पी कैरेक्टर। तो वो क्वेश्चन पूछा नहीं है यहाँ पर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर कायरल कार्बन होना चाहिए। ये हम जानते हैं, हम प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात बता रहे थे। ये लिखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, जाके चेक कर लीजिए एक बार आप। तो कहाँ पर है कायरल कार्बन, ये चेक करते हैं। पहला है ब्यूटेन 1 ऑल, मतलब ये अल्कोहल है। ब्यूटेन में तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ पर OH है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है? 1 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड यहाँ है। ये ए नंबर की बात हम कर रहे हैं। तो कोई भी कार्बन यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कायरल कार्बन का मतलब है चारों बॉन्डेड एटम या ग्रुप अलग होना। तो पहला नंबर है मेरा ब्यूटेन 1 ऑल। हम ब्यूटेन 1 ऑल में ये वाला ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर है। हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। अब ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी है ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल मतलब क्या? 2 नंबर पर डबल OH है। ब्यूटेन 2 ऑल का मतलब क्या? 2 नंबर पर OH है, 1 2 3 4, 2 नंबर पर OH। यहाँ तो CH3 हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H2 हो गया, यहाँ पर H2 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं? इस कार्बन में चारों बॉन्डेड एटम या ग्रुप अलग अलग है। एक तरफ OH है, एक तरफ CH3, एक तरफ H है, एक तरफ C2H5 है। इसका मतलब है कि ये वाला मेरा कायरल कार्बन है, ये वाला मेरा कायरल कार्बन है। इसका मतलब है कि आइसोमेरिज्म यही शो करेगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब है कि या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं ये माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। NH3 यहाँ पर एक लॉन पेयर होता है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। H2O इसके पास 2 लॉन पेयर होता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। हम बोल रहे हैं कि या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या तो फिर ऑक्टेट पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्ज रिएक्शन यूजिंग ब्रोमोइथेन गिव्स। ऊर्ज रिएक्शन में ब्रोमोइथेन से क्या बनता है? तो ऊर्ज रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, तो ये पहले पता करते हैं कैसा होता है। CH3 CH2Br, ये ब्रोमोइथेन है। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है? ब्रोमोइथेन का 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है। एक और मॉलिक्यूल ले लिए Br CH2 CH3, ये भी ब्रोमोइथेन ही है। उल्टा साइड से लिखे हैं लेकिन हाँ एक ही चीज़। इसमें क्या होता है कि सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। सोडियम ले लिए हैं, तो सोडियम भी 2 मोल्स लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये Br ये Na मिल करके अलग हो जाएगा। बच जाएगा क्या? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब हो गया क्या? CH3 CH2 CH2 CH3। तो क्या मेरा बना? यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या बन रहा है? 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, मतलब N ब्यूटेन है। आंसर क्या होगा? N ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोक्साइड इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। पेरोक्साइड इफेक्ट कौन शो करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा HBr। एक चीज और बता दें, पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है उसको एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी कहा जाता है या खरास इफेक्ट भी कहा जाता है।
तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट गिव्स नेक्स्ट द कंपाउंड दैट डिकलराइजेज बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट कौन डिकलराइज करता है? तो याद रखना है, बेयर रिएजेंट हमेशा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड डिकलराइज करता है। हाँ, एक्सेप्शन है कुछ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डबल बॉन्ड कहाँ पर है यहाँ पर? मतलब कौन अल्किन है? ये अल्किन है? नहीं है। ये अल्किन है? नहीं है। ये अल्किन है? नहीं है। क्या होगा आंसर? बी होगा। ये अल्किन है, इसका नाम है इथीन। थैंक यू। होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ सीसी बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। ये जो होमोलाइटिक फ्यूजन होता है ना, उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों भाग में, दोनों ही बॉन्डेड एटम में बराबर बराबर बंट जाता है। मतलब कुछ इस तरह का होता है होमोलाइटिक फ्यूजन में। यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, दोनों तरफ चला गया, एक इधर गया, एक इधर गया, तो ये बना और ये बना। और जब कोई भी इस तरह का सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्री रेडिकल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल। जो कार्बोकेटाइन होता है ना, देख रहे हैं हम ऑप्शन में सब में प्लस चार्ज है, मतलब चारों कार्बोकेटाइन है। तो जो कार्बोकेटाइन होता है वो टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इस ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। काहे टर्सरी कार्बोकेटाइन है? काहे कि सी के साथ यहाँ पर 3 गो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या तो उसके पास प्लस चार्ज होता है या तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं रहता है। तो हम देख रहे हैं Br पास प्लस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 के पास भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि 3 क्लोरीन बॉन्डेड है Al से, इसका मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 के पास भी देख रहे हैं प्लस चार्ज है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। बच गया ए नंबर। ए नंबर के पास देख रहे हैं एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, दैट इज लोन पेयर, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर NH3। नेक्स्ट, अल्किन सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू। अल्किन का है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड, डी नंबर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड बाय। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो रोटेटेड होता है वो बाय कायरल मॉलिक्यूल होता है। कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? ना वह कार्बन जिसका चारों बॉन्डेड एटम या ग्रुप डिफरेंट होगा उसको कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ, ये सी में देख रहे हैं A, D, E और G, ये बॉन्डेड एटम या ग्रुप है, वो अलग अलग है सब, इसलिए ये कायरल मॉलिक्यूल हुआ, और कायरल मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज आर कॉल्ड, उसको हम लोग इनांशियोमर बोलते हैं। जो ऑप्टिकल आइसोमर मिरर इमेज होता है एक दूसरे का, उसको हम लोग इनांशियोमर बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल विच शो। लैक्टिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल विच शो नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 टॉटोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो भी एक कायरल मॉलिक्यूल वहां पर, तो ये ऐसा लैक्टिक एसिड है। ये लैक्टिक एसिड है। हम यहाँ इस कार्बन में क्या देख रहे हैं? चारों बॉन्डेड एटम या ग्रुप अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कायरल मॉलिक्यूल है। और कायरल मॉलिक्यूल क्या शो करता है? हम पहले भी बताएं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, आइए देखते हैं। ये वाला बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में हम जानते हैं 3 डबल बॉन्ड होता है,
अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है। और जहाँ डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन हमेशा sp2 होगा। यहाँ पर एक चीज और जो जानना जरूरी है, हम यहाँ लिखते हैं डबल बॉन्ड यदि होगा तो sp2 होगा, सिंगल बॉन्ड यदि होगा तो sp3 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड यदि होगा तो sp हाइब्रिडेशन होगा। ये याद रखना है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजीन, ये सी नंबर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर अल्केन? अल्केन को बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा कोरे हाउस रिएक्शन। का है कि विलियमसन सिंथेसिस से तो ईथर बनता है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन से कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो बच गया क्या? कोरे हाउस रिएक्शन। क्या होगा आंसर? कोरे हाउस रिएक्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर 1 एवरेज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो ये सपोज सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये मेरा सेल है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को डिनोट करता है। तो इस साइज, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम साइज बात किए तो मेरा साइज बात हो गया, मतलब ये सी नंबर बात हो गया। और हम एक चीज जानते हैं, जैसे साइज बढ़ता है एनर्जी बढ़ता है, मतलब ये भी बात हो गया और ये भी बात हो गया। साइज तो यहाँ लिखा ही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल विथ n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2 इज। यहां क्या दिया हुआ है? द ऑर्बिटल विथ n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2 इज। इसका करेक्ट आंसर होगा 3d। का है कि ये वाला मेरा n शो करता है और ये वाला मेरा l शो करता है, तो d ही क्यों हुआ? n इक्वल टू 3 हुआ तो 3 हुआ, सही है। l इक्वल टू 2 हुआ तो d काहे हुआ? l इक्वल टू यदि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होने से s होता है, 1 होने से p होता है, 2 होने से d होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 3d। द रिलेशन बिटवीन डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू h बाई 4 पाई। सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियड इज। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही होता है। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन। आयनिक बॉन्ड याद होगा, NaCl को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, KCl को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जैसे KCl हुआ या NaCl हुआ, तो हम क्या देख रहे हैं? Na एक कैटायन है, Cl एक एनायन है, मतलब Na एक मेटल वाला पार्ट है। हम जानते हैं NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ये हम सभी के घर में अवेलेबल है खाने का नमक के रूप में। तो हम क्या देखते हैं? Na एक एटम मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड किससे बनता होगा? एक मेटल और एक नॉन मेटल से बनता है। तो कहाँ पर आंसर है? 2 मेटल एटम नहीं होगा, 2 नॉन मेटल नहीं होगा, 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल, ये करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल।